Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you question and answer of chapter 5 periodic classification of elements from your class 10th science book। और ये क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी के पैटर्न के ऊपर ही पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कई बार बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कई बार कुछ जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम दोनों ही चीज़ों को देखेंगे और जितना इम्पोर्टेंट आपका टेक्स्ट पढ़ना है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन सॉल्व करना भी है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपकी जो समझ है वो क्वेश्चंस के सॉल्व करने से ही आपकी समझ जो है परखी जाएगी। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी जरूर से करिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चंस आप जैसे देख रहे हैं, अगर क्वेश्चंस में कोई कॉन्सेप्ट आपका पढ़ते वक्त छूट गया है तो क्वेश्चंस करने से वो कॉन्सेप्ट आप फिर से सीख सकते हैं। तो देन पहला क्वेश्चन है, डिड डोबिनियर ट्रायड्स आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ठीक है, कंपेयर एंड फाइंड आउट। तो डोबेनियर ने क्या दिया था, डोबेनियर ने ट्रायड्स के फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स उस वक्त एग्जिस्ट करते थे, डोबेनियर ने उनमें एक ट्रेंड देखा। उस वक्त क्योंकि एटॉमिक नंबर के बारे में किसी को पता नहीं था, तो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे ही सब लोग अपने अपने रुझान देते थे। तो डोबेनियर भी एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया कि एलिमेंट्स को हम एक जो है बिल्कुल चाओस है उसमें एक ऑर्डर्ड फॉर्म में दे। तो उन्होंने क्या देखा कि जो भी एटॉमिक मासेस है एलिमेंट्स के, वो एक ट्रायड्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यस, अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो जो डोबिनियर के ट्रायड्स थे वो न्यूलैंड ऑक्टेव में भी सिर्फ एक ट्रायड जो है वो न्यूलैंड ऑक्टेव में भी आया था। ठीक है, सो ओनली वन ट्रायड ऑफ डोबिनियर्स ट्रायड exist in the columns of Newland's octave. The triads formed by the elements lithium, sodium and potassium of Dobinia's triads also occurred in the columns of Newland's octave। तो ये वाला जो ट्रायड था, ये डोबिनियर के ट्रायड्स कौन कौन से एलिमेंट्स के थे कि उन्होंने बोला कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीन एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस है वो पहला लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो उन दोनों का एवरेज जो है एटॉमिक मास सोडियम का होगा। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने दूसरा ट्रायड दिया था कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। तो इसमें कैल्शियम और बैरियम इन दोनों का एटॉमिक मास का जो एवरेज है वो स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के बराबर होगा। वैसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीन ट्रायड्स थे डोबिनियर के, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मासेस का जो एवरेज है वो ब्रोमीन के एटॉमिक मास के बराबर आएगा। ये तो था आपका डोमिनियस ट्रायड्स। वही न्यूलैंड ऑक्टेव में अगर आप देखें कि न्यूलैंड ऑक्टेव में उसमें उन्होंने क्या कहा कि हर एक आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो पहले वाले एलिमेंट से सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने न्यूलैंड ऑक्टेव में आप देखिए उन्होंने प्लेस किया कि सबसे पहले हाइड्रोजन प्लेस कर दिया, फिर लिथियम, सोडियम, यहाँ पे देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुपीडियम। और ये वाला जो फॉर्म है ये आपके डोबिनियस ट्रायड में भी एग्जिस्ट किया था। वहीं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम। ठीक है, और यहाँ पे और ये कार्बन, सिलिकॉन, टाइटेनियम, इंडियम, इस तरीके से उन्होंने डोबिनियर ने ये ट्रायड्स बनाए थे। लेकिन इसमें कुछ कुछ पोजीशंस उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की थी, जैसे कॉपर और निकल की पोजीशन उन्हें नहीं पता थी, तो इस वजह से दोनों को उन्होंने एक ही साथ प्लेस कर दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। What were the limitations of Dobinier's classification? Dobinier classification के क्या limitations थे? तो all the known elements could not be classified into groups of triads on the basis of their properties। तो जैसे इन्होंने डोबिनियर ने 3 ही ट्रायड्स बना पाए। ठीक है, इसके आगे एलिमेंट्स के ट्रायड्स जिस फॉर्मूला पे उन्होंने बताया था कि 2 के एवरेज जो है तीसरे का एटॉमिक मास होगा, वो और एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो पा रहा था, इसीलिए डोबिनियर्स का ट्रायड्स यहीं पे फेल हो गया था।
ठीक है, यही उनकी लिमिटेशंस थी कि केवल इन्हीं 9 एलिमेंट्स के ऊपर ही उनका ये डोबेनियर ट्रायड चला, बाकी पे नहीं चला, 3 ही ट्रायड्स बना पाए वो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स और लॉज ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव के क्या लिमिटेशंस थे। ठीक है, तो लिमिटेशन को अगर हम डिस्कस करें तो पहली लिमिटेशन ये थी कि इट वाज नॉट एप्लीकेबल थ्रू आउट द अरेंजमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त प्रेजेंट थे उन सबको ये अकोमोडेट नहीं कर पा रहा था, मतलब सबको सही तरीके से नहीं, सबका अरेंजमेंट एक जैसा नहीं हो पा रहा था। सो इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली, कैल्शियम तक के एलिमेंट्स तक तो ठीक था कि भाई प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन देखी जा रही थी 8वें एलिमेंट के, लेकिन जैसे ही हम दूसरे एलिमेंट्स कैल्शियम के आगे बढ़ रहे थे, हायर एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट्स की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि अब हमें पता है कि वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज को वो के बेसिस पे उसका अरेंजमेंट ठीक से बैठ नहीं रहा था। ठीक है, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स लिस्टेड आफ्टर कैल्शियम showed no resemblance to the properties of elements above them। तो वहाँ प्रॉपर्टीज में डिसिमिलैरिटी हो रही थी, हर 8वां एलिमेंट उनके जैसा सेम नहीं हो रहा था कैल्शियम के बाद से। तो पहली लिमिटेशन तो यही थी। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन क्या थी कि those elements that were discovered after Newland's octave did not follow the law of octave। तो जो एलिमेंट्स जब न्यूलैंड काम करते थे उस वक्त जितने एलिमेंट्स पता थे, इसके बाद भी बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, तो वो एलिमेंट्स को अगर हम न्यूलैंड के ऑक्टेव्स में फिट करने की कोशिश करते थे तो वो एलिमेंट्स नहीं फिट हो पाते थे। ठीक है, उनके लिए कोई जगह पहले से नहीं छोड़ी गई थी, इस वजह से उनका फिट हो पाना बहुत मुश्किल था। तीसरी लिमिटेशन ये थी द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन ऑफ कोबाल्ट और निकल अभी भी डिस्प्यूटेड है कि इवन दो कोबाल्ट और निकल के जो एटॉमिक मासेस में अगर आप देखोगे डिफरेंस तो बहुत कम है, और ऊपर से जो है द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल इन द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन वाले ग्रुप में इन्होंने कोबाल्ट और निकल को प्लेस कर दिया था। ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज कुड नॉट बी एक्सप्लेन। तो क्लोरीन कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज क्लोरीन और फ्लोरीन से तो बहुत ही डिफरेंस है, इस वजह से ये भी इनका मतलब समझ में नहीं आया कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। और चौथी लिमिटेशन थी प्लेसिंग आयरन अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकल। आयरन को उन्होंने जबकि आयरन कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज में काफी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, फिर भी इन्होंने आयरन को कॉपर और निकल से बहुत दूर प्लेस कर दिया, विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एज आयरन कुड नॉट बी एक्सप्लेन। तो ये सारी लिमिटेशंस थी न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव की। ठीक है, एंड देन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ये आपके बुक के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज Mendeleev's periodic table to predict the formula of the oxides of the following elements। तो मेंडलीव ने बहुत सारे जितने भी एलिमेंट्स को स्टडी किया उन सबके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स ये सारे एलिमेंट्स को बनाया, और ऑक्साइड्स ऑक्सीजन से वो एलिमेंट्स किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उनसे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, उसके बेसिस पे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो है मेंडलीव्स ने अपने अरेंजमेंट्स को किया, और वो काफी हद तक सही था। जैसे कि आप देख सकते हो कि पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बैरियम। सो K इज इन ग्रुप 1। तो मेंडलीव्स के जो पीरियोडिक टेबल था उसमें 8 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड थे। 8 ग्रुप्स उन्होंने लिए अपने पीरियोडिक टेबल में और 7 पीरियड्स लिए थे उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को। तो क्योंकि पोटेशियम ग्रुप 1 में था, देयरफॉर द ऑक्साइड विल बी K2O। तो जो ग्रुप 1 में थे उनका जब ऑक्साइड वो बनाते थे तो वो उसमें एक ऑक्सीजन यूज करते थे क्योंकि ये ग्रुप 1 में है। वहीं पे कार्बन इज इन ग्रुप 4, कार्बन जो था वो ग्रुप 4 में था, देयरफॉर द ऑक्साइड विल बी CO2। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बनाया कि यहाँ पे CO2 है। Ai is in group 3, therefore the oxide will be Al2O3। तो यहाँ पे इन्होंने वैलेंसी जो है उनकी एक्सचेंज कर दी। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने ऑक्साइड बनाया और देखा कि ये ऑक्साइड Al2O3 बन रहा है। वही सिलिकॉन इज इन ग्रुप 4, therefore the oxide will be SiO2। तो ग्रुप 4 वाले का इस तरह से SiO2, CO2, और ग्रुप 1 में K2O और ग्रुप 3 में Al2O3। सो बैरियम इज इन ग्रुप 2, therefore the oxide will be BaO।
तो ग्रुप 2 के ऑक्साइड्स इस तरीके से बने, ग्रुप 3 के ऐसे, ग्रुप 4 के ऐसे, ग्रुप 1 के ऐसे। तो ये सारे उन्होंने प्रेडिक्शन दी कि इस तरह के एलिमेंट्स जो ग्रुप ए के ग्रुप में है वो एक तरीके के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, बिसाइड्स गैलियम which other element have since been discovered that were left by Mendeleev in his periodic table Ne2। तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस भी छोड़े, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट है जो कि अभी डिस्कवर्ड नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि बाद में फ्यूचर में डिस्कवर हो जाए। तो बाद में एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जिसमें भी कि स्कैंडियम और जर्मेनियम, अपार्ट फ्रॉम गैलियम। गैलियम भी बाद में डिस्कवर हुआ, इससे पहले हम इसको अका एल्यूमिनियम के नाम से जानते थे। तो गैलियम के बाद स्कैंडियम और जर्मेनियम डिस्कवर हुए, ओके, जिनका की प्लेस मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में पहले ही बनाया हुआ था। ठीक है, ये बात है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया यूज किया था। ठीक है, सो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास ही उन्होंने क्राइटेरिया यूज किया था। बस उन्होंने कहा था कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, एक टाइम के बाद हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम रहती है। सो दिस मीन्स दैट इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक मासेस देन देयर प्रॉपर्टीज गेट रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ये उन्होंने जो है प्रपोजल दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, Why do you think the noble gases are placed in a separate group? आप क्यों सोचते हैं कि नोबल गैसेस को सेपरेट ग्रुप पे रखना चाहिए? Yes, क्योंकि वो इनर्ट गैसेस होती हैं, वो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, सो नोबल गैसेस आर इनर्ट गैस एलिमेंट्स, देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एलिमेंट्स, देयरफॉर द नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप। क्योंकि ग्रुप इसी वजह से बना ही है ग्रुप कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी हो उनको हम एक ग्रुप में रखें। अब क्योंकि नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज अदर एलिमेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, इस वजह से हम उनको एक अलग ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, देन हम एक बार और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि बहुत सारे एनोमलीज को या बहुत सारे जो कि अनएक्सप्लेन चीजें थी उनको एक्सप्लेन करते हुए आया। ओके, सो मेंडलीव वाज अनेबल टू फिक्स द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आइसोटोप्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने को के अगर पीरियोडिक टेबल में अगर कमी की बात की जाए तो हाइड्रोजन की प्लेसमेंट एक पता नहीं थी उनको कि यहाँ इसको कहाँ प्लेस किया जाए, और आइसोटोप्स की भी खोज नहीं हुई थी। आइसोटोप्स मतलब जैसे कि कार्बन है वो ज्यादातर कार्बन 12 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन नेचर में कुछ कार्बन 14 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन ज्यादातर जो है O16 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट कुछ ऑक्सीजन O18 के फॉर्म में भी नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो उस वक्त आइसोटोप्स के बारे में नहीं पता था, और हम आइसोटोप्स के बारे में अगर हम कहें कि जो नंबर ऑफ, यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो दोनों में ही सिमिलर होते हैं, कार्बन 14 में भी और कार्बन 12 में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन सिमिलर है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बेसिस की वजह से ये कार्बन 14 और ये कार्बन 12 है, लेकिन क्योंकि पहले सब कुछ जो एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड रहता था, तो इस वजह से आइसोटोप्स को उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स की तरह ट्रीट किया, तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द इंक्रीजिंग manner of atomic masses of elements is not always regular from one to its next. It was believed that more fundamental property that atomic mass could explain periodic properties in a better way. तो बाद में हमें जैसे कि किसी का एटॉमिक मास जो है 2 है, फिर उसके बाद 3 किसी का भी नहीं है सीधे 4 है, फिर 5 किसी का भी नहीं है सीधे 9 है। तो ये बीच में जो गैप्स आ रहे हैं एटॉमिक मासेस में, तो यहाँ पे लोगों को लगा कि क्या है, यानी कि एटॉमिक मास बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, इससे भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है, जो कि अब हमें पता है कि वो है एटॉमिक नंबर है। ओके, सो इट वाज हेनरी मोज़ले, जो जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं इसमें इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिसको हम कहते हैं हेनरी मोज़ले।
So Henry Moseley, who demonstrated that atomic number of an element could explain periodic properties in a better way than the atomic masses of an element and arranged the elements in increasing of their atomic numbers. तो ये atomic numbers, जब हमने atomic number को use किया एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करने के लिए, तो हम बेहतर तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए. So then it was found that the various anomalies of Mendeleev's periodic table were removed by the modern periodic table. तो जो मेंडलीव ने के टेबल में कमियां आ रही थी वो इसी वजह से आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने एटॉमिक मास के जगह एटॉमिक नंबर किया और वैसे ही अरेंज किया तो हमें बहुत सारी कमियां दूर हो गई हमारी. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. Name 2 elements you would expect to show chemical reactions similar to magnesium. What is the basis of your choice? तो ऐसे दो एलिमेंट्स के नाम बताने हैं जिनका की प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम जैसे होंगे. तो हम जानते हैं मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 12 है. तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो क्या लिखेंगे 282. यानी ऐसे एलिमेंट्स को हमको चुनना है जिनके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए, तभी वो मैग्नीशियम के जैसे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं. ठीक है, तो कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम आर एक्सपेक्टेड टू शो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मैग्नीशियम. दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि 2 है इज द सेम इन ऑल दीज 3 elements. Since chemical properties are due to valence electrons, they show same chemical reactions. तो जो भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं एलिमेंट्स वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही परफॉर्म करते हैं. तो अगर किसी दो एलिमेंट्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी. क्वेश्चन नंबर 3 है नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल्स. तो 3 एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है यानी कि ग्रुप 1. ठीक है, तो क्या होगी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल. जैसे लिथियम है, सोडियम है. सोडियम का आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 11 होता है. जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 281. ठीक है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में. वैसे ही पोटेशियम के साथ भी यही है कि इसके आखिर में ये आएगा पोटेशियम का 2881. ठीक है, वही लिथियम का आएगा 21. ये तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है. 2 elements that have 2 electrons in their outermost shell. दो ऐसे एलिमेंट्स का जिनका की आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो क्या उसका हो सकता है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. कैल्शियम हैव 2 electrons in their outermost shell. ओके, तो 3 एलिमेंट्स विद फिल्ड outermost shells. 3 ऐसे एलिमेंट्स का नाम बताना है जिनका outermost shell बिल्कुल ही फिल्ड हो. ठीक है, तो वो कौन कौन से जो नोबल गैसेस होती है जैसे कि नियॉन, argon and xenon have filled outermost shells. Then question number 4 है lithium, sodium, potassium are all metals that react with water to liberate hydrogen gas. Is there any similarity in the atoms of these elements? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कि सब के सब जो है वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं. तो इनमें क्या सिमिलैरिटी है? तो यस, इनमें सिमिलैरिटी है. कैसे सिमिलैरिटी है? क्योंकि उनके हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल यानी लिथियम में भी 28 ये सोडियम में भी 281 होता है. लिथियम में 2 और 1 होता है और पोटेशियम में 2881 होता है. ठीक है, तो ये इस वजह से इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी शो होती है. So helium is an unreactive gas and neon is a gas extremely low reactive. What if anything do their atoms have in common? तो इतनी लो रिएक्टिविटी क्यों है? क्योंकि हीलियम और नियॉन दोनों ही गैसेस के जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरीके से फिल्ड है. इस वजह से दोनों के दोनों ही जो है वो एक जैसी प्रॉपर्टी शो करती है. ओके, सो दे हैव फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स. हीलियम हैज अ डुप्लेट इन केशस while neon has octet in a L shape. Then question number 5 है in the modern periodic table which are the metals among the first 10 elements. पहले 10 एलिमेंट्स में कौन कौन है जो कि मेटल है. ठीक है, सो अमंग द फर्स्ट 10 लिथियम एक मेटल है और बेरिलियम एक मेटल है. बाकी सबके सब नॉन मेटल्स है. ठीक है,
So by question number 6 है, by considering their position in the periodic table, which of the following elements would you expect to have maximum metallic character? तो सबसे ज्यादा metallic character किसके पास है? ठीक है, तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारी मेटालिक प्रॉपर्टी घटने लगती है। ठीक है, सो सिंस बेरिलियम लाइज टू extreme left hand side of the periodic table, beryllium is the most metallic among the given elements. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बेरिलियम होगा। ओके, देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, which of the following statements is not correct statement about the trends when going from left to right across the period of periodic table? Then the elements become less metallic in nature, तो ये तो ट्रेंड हमें शो मिलता है। ठीक है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो ये तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, द एटॉम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं एटम्स जो है उनका लूज होना और मुश्किल हो जाता है, तो ये चीज़ नहीं सही है। सो द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, यस, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, वही मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एलिमेंट एक्स फॉर्म्स a chloride with formula XCl2, which is the solid with high melting point. X would be more likely to be the same group of the periodic table. अब हमें पता है कि XCl2 ये जो है हमें सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स ही बनाते थे इस तरह के कंपाउंड, तो X would be more likely to be same periodic table as the magnesium, तो ये मैग्नीशियम के साथ ही ज़्यादा जचेगा कि ये MgCl2 बनाता है ये भी। ठीक है, तो ये हमें पता है कि क्लोराइड के साथ ये MgCl2 बनाएगा। वहीं सोडियम क्या बनाता है, NaCl बनाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या बनाता है, Al2Cl3 बनाता है। ठीक है, ऐसे। और हमारा वही सिलिकॉन क्या बनाता है, वही हमारा सिलिकॉन क्या बनाता है, सिलिकॉन जो है ये SiCl4 बनाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच एलिमेंट हैज, कौन से एलिमेंट्स के पास टू शेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन सा ऐसा शेल है जिसके पास दो शेल्स है, यानी कि नियॉन। ठीक है, नियॉन हैज टू शेल्स एंड दे आर बोथ कंप्लीटली फिल्ड। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 किसके पास है, तो सबको जोड़ लीजिए, यह आ जाएगा 12, तो ये किसका होता है, ये मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये 12 मैग्नीशियम का होता है। So and then question number 3, a total of 3 shells with 4 electrons in its valence cell, तो 3 shells हैं, तो 3 shells किसके पास होती हैं, जिनके पास 4 वैलेंसी हो। ठीक है, so silicon has a total of 3 shells with 4 electrons in its valence, 2 electrons in K and 8 electrons in L and 4 in the M shells. Okay, तो silicon आंसर है इसका। and then है कि a total of 2 shells with 3 electrons in its valence cell, टोटल ऑफ 2 शेल्स तो ये नहीं, बोरॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेट। ओके, एंड देन ई है ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड शेल एज इन द फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल से डबल इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन ही होता है क्योंकि फर्स्ट सेल में ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 4 है, तो ये इसमें डबल इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट सेल से, तो ये कार्बन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, what property do all elements in the same column of the periodic table as boron have in common? तो कॉलम मतलब कि ग्रुप की बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या कॉमन चीज है, तो all the elements in the same column as boron have the same number of valence electrons, that is 3, hence they all have valency equal to 3। वही क्वेश्चन नंबर इसी का 2 है, what property do all elements in the same column of periodic table as fluorine have in common? तो सेम आंसर है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में और उन सब की वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। देन क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एन एटम और हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन सबको ऐड कर दीजिए और वही उसका एटॉमिक नंबर है, यानी 17। ठीक है, to which of the following elements would it be chemically similar? Atomic numbers are given in parenthesis.
तो किससे इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी? नाइट्रोजन। तो हम क्या करेंगे, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2 and 5, तो बैलेंस में 5 आ रहा है। देन फ्लोरीन का लिख लेते हैं 2 और 7, तो यहाँ पे बैलेंस देखिए, वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 7 है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी काफी हद तक सिमिलर होगी फ्लोरीन के साथ में। वही फॉस्फोरस का लिखते हैं, क्या होगा 2, 8 और 5, तो ये 5 आ जाएगा। ऑर्गन का देखोगे तो क्या आ जाएगा 2, 8, 8, तो ये प्रॉपर्टी जो इसकी फ्लोरीन के साथ ही सिमिलर मिलेगी, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन इन बिलो। तो ग्रुप 16 में है बी और ग्रुप 17 में है ए एंड सी। स्टेट वेदर ए इज ए मेटल और नॉन मेटल। ए मेटल है या नॉन मेटल है? तो ये क्या है, नॉन मेटल है, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं, ग्रुप 17 और लास्ट में ग्रुप 18 आता है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर पड़ता है, तो ए क्या है, वो नॉन मेटल है, ठीक है, ए नॉन मेटल होगा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। सी जो है वो ए से ज्यादा रिएक्टिव होगा या लेस रिएक्टिव होगा? तो क्या होगा, सी इज लेस रिएक्टिव देन ए एज रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन हैलोजेंस। हैलोजेंस के फॉर्म में है, ग्रुप 17 में है, तो ऊपर से नीचे आने में रिएक्टिविटी क्या होती है, घटती है, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर सी है, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। अब सी जो है वो बी से बड़ा होगा या छोटा होगा, इन दोनों के बीच में बात पूछी जा रही है कि सी बड़ा होगा या बी बड़ा होगा, ठीक है। तो सी विल बी स्मॉलर इन साइज, सी जो है वो छोटा है साइज में देन बी। एज मूविंग अक्रॉस द पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो हम जब भी किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो घटती है, रेडियस घटता है, इस वजह से सी जो है वो छोटा होगा बी से। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, नाइट्रोजन जिसका कि एटॉमिक नंबर 7 है एंड फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है, belong to group 15 of the periodic table. Write the electronic configuration of these two elements. Which of these will be more electronegative and why? तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो नाइट्रोजन का लिखेंगे 2 and 5, फॉस्फोरस का लिखेंगे 2, 8, 5। तो यहाँ वैलेंसी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दोनों की सेम है। अब हमें बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी जिसकी की वजह से कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को फट से दूसरे से छीन ले, फट से इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख ले, ठीक है। अब तो क्योंकि इसकी जो दूरी है, कोई भी नया इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो वो इसी ऑर्बिटल में जाएगा, तो ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस से पास में है, इसलिए न्यूक्लियस इसको रख लेगा। बट यहाँ पे देखो आप, एक एक्स्ट्रा शेल है, ठीक है, इसमें इससे एक्स्ट्रा शेल है, तो जो कोई भी बाहर से न्यूक्लियस आएगा वो सीधे के सीधे न्यूक्लियस से उतने ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे उसका दूरी ज्यादा रहेगी, ठीक है। एक जैसे यहाँ पे है, ये इसी शेल में आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज करेगा। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये थर्ड शेल के बाद आ रहा है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये डिस्टेंस ज्यादा है न्यूक्लियस से, इस वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम रहेगा और ये ज्यादा रहेगा। तो ऊपर से नीचे, अगर किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी घटती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन phosphorus. On moving down a group, the number of shells increases, therefore the valence electrons move away from the nucleus and the effective nuclear charge decreases. This causes the decrease in the tendency to attract electron and hence electronegativity decreases. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आते वक्त घटती है। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही बहुत कुछ बताती है, ठीक है। सो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटम्स विद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक configurations are placed in the same column in a group
द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम, तो जिनकी वैलेंसी सेम होगी उनको सेम ग्रुप में रखा गया है. सो एलिमेंट्स अक्रॉस ए पीरियड शो एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ग्रुप में एक नई शेल ऐड होती है लेकिन वैलेंसी वही रहती है, लेकिन पीरियड में जो नंबर ऑफ शेल्स है वो सेम रहेंगी बट उसमें उनकी वैलेंसी इंक्रीज करती जाएगी. एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9. इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैल्शियम जिसका कि एटॉमिक नंबर 20 है, is surrounded by elements with atomic number 12, 19, 21 and 38. Which of these have physical and chemical properties resembling calcium? तो कैल्शियम से उसी की प्रॉपर्टी रिसेंबल करेगी जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का सिमिलर होगा. तो अगर हम 12 वाले का लिखें तो 12 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2, 8, 2. ठीक है. वही कैल्शियम के लिए अगर आप लिखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2, 8, 8 और 2. ठीक है, ये लिखोगे 2, ये 10, 18, 19, 20, हाँ ये लिखेंगे. और वही 19 के लिए आप लिखोगे तो लिखोगे 2, 8, 8, 18 और ये 1, 19. ठीक है. और यहाँ 21 के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2, 8, 8, 19, 19, 20, 21, 3. ठीक है. और 38 के लिए लिखोगे तो आप लिखोगे 2, 8, 8, 18 और ये 2. तो आप देखोगे कि 38 इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कैल्शियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मैग्नीशियम. तो 12 और 38 इन की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कैल्शियम से मिलती जुलती मिलेगी आपको. ठीक है. एंड देन क्वेश्चन नंबर 10 है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंसेस है उसको वो बताना था. तो हम देख लेते हैं कि Mendeleev's periodic table में elements are arranged in the increasing of their atomic masses. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है कि मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है. एंड देन हमारा दूसरा डिफरेंस है, देयर आर टोटल ऑफ 7 ग्रुप्स, कॉलम्स एंड 6 पीरियड्स और रोज. 7 ग्रुप्स थे और 6 पीरियड्स थे मेंडलीव में, वही 18 ग्रुप्स है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और 7 पीरियड्स है, 7 रोज है. और वही थर्ड डिफरेंस ये है कि एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड डायरेक्टली अंडर वन अनदर. तो सिर्फ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे रख दिया गया. वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैविंग सेम वैलेंस शेल्स आर placed present in the same period, while elements having same number of valence electrons are placed in the same group. ये difference है. And then fourth difference है, the position of hydrogen could not be explained. मेंडलीव में नहीं एक्सप्लेन हो पाया था ये. वही हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अबव अल्कली मेटल्स. इसको अल्कली मेटल्स, क्योंकि अल्कली मेटल्स की भी वैलेंसी 1 होती है और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 होती है, इस वजह से उसको अल्कली मेटल्स के साथ में प्लेस करके रखा गया है. वहीं पे पांचवा डिफरेंस है, नो डिस्टिंग्विश पोजीशंस फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो मेंडलीव ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बेसिस पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से किया गया है कि वो अपने एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज्ड है, बट ऑटोमेटिकली उनका एक क्लासिफिकेशन हो जाता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में. ठीक है. सो मेटल्स आर प्रेजेंट एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, whereas non-metals are placed at the right hand side of the periodic table. I hope कि आपको ये question answer discussion अच्छे से समझ में आया होगा. And still you find any difficulty in understanding any of the concepts, you can write to me in the comment section and I will try to resolve your doubt as soon as possible. Thank you so much.